हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पिनेकल क्लासेस। आज का डिस्कशन एक टैक्स के रूप में जीएसटी का हम डिस्कशन करेंगे और जीएसटी के बारे में आपको एक सिस्टम बताएंगे। क्योंकि आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th का ये सिलेबस है जीएसटी, इसके बारे में आज आपको कॉन्सेप्ट और इसका सिस्टम आपको बताया जाएगा। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक दो चीज़ें और जान लें कि जीएसटी टैक्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि टैक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। तो इसको थोड़ा सा शार्ट में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर जीएसटी के बारे में समझेंगे। टैक्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। जैसे आप जानते हैं कि हमारा ये देश इंडिया या किसी भी देश को चलाने के लिए हमें धन की ज़रूरत पड़ती है। आप मोटी मोटी बातें आप समझ लीजिए। हेल्थ, एजुकेशन, फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, टीचर, डॉक्टर, ये तमाम जो गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ये कहाँ से करेगी। तो ये तमाम सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, ये तमाम चीज़ें जो है, इससे आपको टैक्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, जैसे आप जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट, इसकी भी ज़रूरत के लिए हमें टैक्स की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट ऑपरेशंस के लिए हमें टैक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स की रिक्वायरमेंट, ये तमाम फैसिलिटी जो आपको मिलती है हमारे समाज के, यानी हमारे लोगों के लिए हेल्थ से लेके सारी जो सुविधा हमको प्रोवाइड मिलती है, वो टैक्स की ही मदद से हमको मिलती है। जब हम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं तो गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करती है, हमारे हेल्थ सिस्टम को अच्छा करती है, ये तमाम चीज़ों को हमें सुविधा प्रोवाइड करती है। ये टैक्स से ही होता है, इसीलिए हमें टैक्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। दूसरी चीज़ें, टैक्स दो तरीके से होते हैं। एक, सबसे पहले टैक्स जो गवर्नमेंट लेती है वो दो तरीके से होती है टैक्स। एक टैक्स ये होता है, टैक्स की रिक्वायरमेंट दो तरीके से होती है। एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है? बहुत सिंपल चीज है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो हम खुद टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। अब कहोगे कैसे? भाई, जैसे सालीना जो हमारे ऊपर इनकम टैक्स लगता है, मान लीजिए हम गवर्नमेंट टीचर हैं या कोई भी गवर्नमेंट टीचर है, वो सालीना जो भी 12 लाख पाया, तो 12 लाख जो टैक्स का स्लैब होता है, उसके अंतर्गत जो टैक्स बनता है उसके सैलरी से पैसा कट जाता है। आपने देखा होगा मार्च क्लोजिंग में, मार्च में शायद जब वो लगता है तो कहते कि भैया अब मार्च है, मार्च क्लोजिंग है, इसमें हमारा पैसा डायरेक्टली वो गवर्नमेंट के खाते में जाता है। तो जब कोई टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। घुमा करके नहीं, डायरेक्ट। और डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, इस बात को आप समझिएगा। जैसे इनकम टैक्स, पहले मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्टली अगर हमारे ऊपर इनकम टैक्स लगा, हमने गवर्नमेंट को जमा किया, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। दूसरा, प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स जो है, जैसे अगर हम
ज़मीन का क्या नाम है खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, ज़मीन खरीदते हैं तो गवर्नमेंट को भी टैक्स देते हैं। प्रॉपर्टी अगर हम कोई खरीदे तो कहते हैं भाई इसका रजिस्ट्री कराइए, आप सुनते होंगे। तो ज़मीन का जब रजिस्ट्री होती है तो उसका जो टैक्स बनता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स भी जो होता है वो एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद कारपोरेट टैक्स, तीसरा कारपोरेट टैक्स। कारपोरेट टैक्स, कारपोरेट टैक्स जो हमें फैक्ट्री जो हम चलाते हैं, फैक्ट्री जो हम लगाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो फैक्ट्री लगाते हैं उसका जो हमें प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को डायरेक्ट हम क्या कहते हैं, उस पर डायरेक्ट गवर्नमेंट हमसे मैन्युफैक्चरिंग पे जो हमारी इनकम होती है उसको डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो ये आपका कारपोरेट टैक्स, जो भी फैक्ट्रीज तमाम चल रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चल रही हैं, कारपोरेट टैक्स हो गया। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, चौथा प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स में क्या आएगा? प्रोफेशनल में जैसे कोई डॉक्टर का प्रोफेसर है या कोई प्रोफेसर है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो इस तरह के प्रोफेशनल जो होते हैं वो भी प्रोफेशनल टैक्स भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई डॉक्टर या टीचर है ना, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इस तरह के प्रोफेशनल टैक्स जो है एम्प्लॉय, डॉक्टर या टीचर या गवर्नमेंट प्रोफेशनल टैक्स भी जो है वो आपका डायरेक्टली हमें किसको देना पड़ता है? गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ठीक है ना, ये हो गया प्रोफेशनल टैक्स। ओके, दूसरी चीज है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, चौथा, पांचवा सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन SACTION है यहाँ पे, हाँ। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स क्या चीज़ है? अभी मैंने इसके पहले का लेक्चर हमारा था, इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको बताया था शेयर एंड डिविडेंड। तो शेयर हम जब भी हमने आपको बताया था कि शेयर को जब भी हम खरीदते हैं या सेल करते हैं, ठीक है ना, तो खरीदने पे भी आपको गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। इसमें कंज्यूमर से कोई मतलब नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली आपने खरीदा, वो टैक्स सीधे गवर्नमेंट को चला गया। या हम बेचने पे भी हमें, यानी खरीदने और शेयर के खरीदने और बेचने पर दोनों पे हमें टैक्स जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, शेयर, है ना। दूसरा, अगर मान लीजिए आप लोग जानते होंगे गिफ्ट, आप जानते हैं गिफ्ट पर भी टैक्स लगता है। अगर आप सालीना टोटल गिफ्ट मिला के 50,000 हो जा रहा है, 50,000 हो रहा है या 50,000 से ऊपर हो जा रहा है, तो इसका टैक्स भी आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको आपको गिफ्ट टैक्स बोला जाता है। गिफ्ट पे भी टैक्स लगता है। मान लीजिए किसी को आपने गिफ्ट कर दिया 10 लाख का, तो 10 लाख गिफ्ट करने का थोड़ी ना मतलब, गिफ्ट करने पे उसको टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। तो गिफ्ट टैक्स भी होता है। एक क्या नाम है, गिफ्ट टैक्स। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्स को समझना है, बहुत सिंपल सी चीज़, इसको आपको समझना, कोई दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जब कोई टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट ले लेती है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट, डायरेक्टली आपसे ले लेती है। दैट इसमें आपको मैंने तमाम और भी होंगे, लेकिन तमाम सिस्टम में जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कारपोरेट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और गिफ्ट टैक्स, ये आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया। गवर्नमेंट तो टैक्स दोनों तरीके से गवर्नमेंट लेती, चाहे डायरेक्ट टैक्स लेती हो चाहे घुमा के टैक्स ले। अब घुमा का टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट होता है। आप जानते होंगे कि बहुत सारा सामान, जैसे एक थर्मस है ना, या कोई भी मतलब कोई भी चीज़, जैसे साबुन ले लीजिए,
भाई जाहिर सी बात, इसकी फैक्ट्रीज होगी कि नहीं होगी? तो फैक्ट्रीज में साबुन बना तो उसमें जो भी गवर्नमेंट का जीएसटी स्लैब होगा 10%, 5%, जो भी होगा, मुझे स्लैब नहीं मालूम, लेकिन जो भी जीएसटी का परसेंटेज होगा उस पर लग जाएगा। अब वो मान लीजिए साबुन वहाँ से चला, कहाँ से? जहाँ से फैक्ट्री से बना वो डीलर के पास आया, डीलर के पास होलसेलर के बाद आया, तो वो जीएसटी पहले वो गवर्नमेंट को देगा, उसके बाद वो किससे लेगा? वो तो गवर्नमेंट को जमा कर देगा। कौन? मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर जीएसटी लगाएगा वो तो गवर्नमेंट को दे देगा। तो गवर्नमेंट को जब दे देगा तो मैन्युफैक्चरर डीलर को दिया, फिर डीलर ने उसको फिर सेल किया, डीलर ने भी सेल किया, तो डीलर जो सेल किया तो वो जीएसटी किसको दिया? मैन्युफैक्चरर को दिया, वो मिल जाता है। और उसके बाद डीलर जब मतलब होलसेलर को दिया, ठीक है, होलसेलर भी का नाम है उसको पैसा दे दिया, ठीक, जीएसटी का। होलसेलर किसको बेचा? शॉपकीपर को बेचा, तो शॉपकीपर भी उसको जीएसटी दे दिया। और शॉपकीपर किसको दिया? शॉपकीपर जो है वो कंज्यूमर के दिया, वो कंज्यूमर से ले लिया। तो टैक्स कौन दिया? टैक्स पे कौन किया? जीएसटी। मैन्युफैक्चरर जो उसको बनाया, और बना करके वो 3-4 स्टेप में लास्ट में वो कंज्यूमर जो होगा लास्ट में उसको पे करेगा। ये सिस्टम है। मतलब गवर्नमेंट को टैक्स मिला, लेकिन वो शॉपकीपर मिला, तो शॉपकीपर तो अपने उससे देगा नहीं, अरे मैन्युफैक्चरर तो अपनी जेब से देगा नहीं, वो जीएसटी लगा करके अगले से ले लेगा, और लास्ट में इसका भरपाई हम आपके ऊपर इसका भरपाई होगा, हम आपको देना पड़ेगा। जो हम इस्तेमाल करते हैं, साबुन को इस्तेमाल करते हैं, कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, तेल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जो भी चीज़ हम यूजेस करते हैं वो सब हम टैक्स दे करके, हम जब उसको खरीदते हैं तो टैक्स भी देते हैं, और क्या कहते हैं, उसका दाम भी देते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्ट कंडीशन में आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, उसको आप इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। मैंने इसलिए एक एग्जांपल थोड़ा सिस्टम से आपको बता दिया ताकि आपको समझ में कि कितने स्टेप में आपको टैक्स इनडायरेक्टली देना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो है आपका सबसे मेन जो सिस्टम आपको समझना है इनडायरेक्ट टैक्स का, वो आपका जीएसटी है। जो जीएसटी जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको स्टडी करना है जीएसटी, जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस जीएसटी के बारे में इसको आज का लेसन हमारा यही है। अभी तो हम आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको बताए, लेकिन हमको पढ़ना है जीएसटी के बारे में जानना है, किस प्रकार जीएसटी लगेगा और जीएसटी किस प्रकार से हमारे देश में कितना तरक्की है, हमारे देश को कितना डेवलपमेंट करेगा, ये जीएसटी डिपेंड करेगा। भाई जीएसटी जब हमारे देश को ज़्यादा टैक्स मिलेगा तो हमारी मिलिट्री फोर्सेस, हमारे तमाम फैसिलिटीज़ हमें ज़्यादा मिलेगी। तो जीएसटी जो है एक तरह का मतलब जो है एक ऐसा टैक्स है जिससे जो है ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट सुविधा प्रोवाइड करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जीएसटी के बारे में बचता है। जीएसटी के बारे में आपको थोड़ी सी बातें आपको मैं बता दूं कि जीएसटी से पहले एक टैक्स था वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, और वैल्यू एडेड टैक्स से पहले था सेल टैक्स। थोड़ा सा फर्क आपको समझ में आ जाएगा। तो जो सेल टैक्स होता था, मान लीजिए 8% या 10% किसी सामान को बेचने पे टैक्स है, 8% या 10%, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता था। तो मान लीजिए जीएसटी से पहले जो सेल टैक्स था, सेल टैक्स, फिर उसके बाद क्या आया, सेल टैक्स के बाद क्या आया, वैट आया, वैल्यू एडेड टैक्स। इसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, इसको थोड़ा आगे हम डिफाइन करेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स। और ये आपका आ गया सेल टैक्स। सेल टैक्स के बारे में आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए पहले कोई सामान, देखो जीएसटी क्या नाम है, सेल टैक्स या वैट, ये किस पे लगता है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हमने इस सामान को बेचा,
30 रुपया में, हमने इस सामान को 30 रुपये में बेचा, तो जब इसकी सेलिंग प्राइस 30 रुपया हुआ, जो 30 में बेचा, तो इस पे जो टैक्स लगेगा वो हम कंज्यूमर से टैक्स लेंगे। यानी सेलिंग प्राइस पर ही आपको, सेलिंग प्राइस पे ही आपको जीएसटी देना है। जब हम किसी सामान को बेचते हैं जितने दाम पे, वो है सेलिंग प्राइस, और आपको सेलिंग प्राइस पे ही जीएसटी आपको देना है। यानी जीएसटी, सेल टैक्स या वैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। किस पे कैलकुलेट करेंगे? सेलिंग प्राइस पे ही हम इस पे कैलकुलेट करेंगे, और किसी दूसरे प्राइस पे नहीं। और आगे इसके बारे में और भी हम इसको बताएंगे, लेकिन सेलिंग प्राइस पे मान लीजिए किसी सामान को अगर हमने बेचा 500 रुपये में सेल किया, या 500 रुपये में थर्मस ले लिया, वो दुकानदार हमको 500 रुपये में सेल किया, तो दुकानदार जो शॉपकीपर हमको एक थर्मस 500 रुपये में दिया, तो इसका सेल टैक्स मान लीजिए 10% हो। थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेल टैक्स 10% हुआ, तो अमाउंट ऑफ सेल टैक्स कितना होगा? अमाउंट ऑफ सेल टैक्स कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 10%, 10% ऑफ 500, तो 10% ऑफ 500 का मतलब ये आपका हो गया 10 से 10 कैंसिल, यानी आपका 50 रुपीज़ आपका सेल टैक्स हो गया। तो अगर हम किसी थर्मस को कोई खरीदे या दुकानदार बेचा 500 रुपये में, तो उस पे सेल टैक्स 10 रुपया है। तो जब 10 रुपया सेल टैक्स है, तो ये 50 रुपया जो हम, इसका मतलब हम थर्मस को, कंज्यूमर क्या करेगा, थर्मस को जो पे करेगा वो 500 भी पे करेगा, और प्लस जो उसका सेल टैक्स है वो 50 रुपया भी पे करेगा। यानी वो बिल देगा 500 प्लस 50 टैक्स, यानी 550 का आपको बिल देगा, और 550 रुपया आप उसको देंगे। तो 550 रुपया जब आप उसको देंगे, तो वो 50 रुपया क्या करेगा, दुकानदार 50 रुपया स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। बात को समझिएगा, स्टेट गवर्नमेंट को देगा 50 रुपया, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देगा। ये सेल टैक्स, ये जीएसटी जो हम आपके लिए एक तरह का डेंजरस भी है, देश के लिए तो बहुत अच्छा है कि बहुत ज़्यादा पैसा कलेक्ट होगा, जिससे हमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। लेकिन अब ये सेल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, और जब सेल टैक्स की जगह पे जीएसटी आया, तो कहा नहीं, ये जो आप 50 रुपया, जो 50 रुपया आप स्टेट गवर्नमेंट के दे रहे हो, वही 50 रुपया आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना है। तो हमारे ऊपर टैक्स का डबल भार बना कि नहीं बना? हमारे ऊपर जो टैक्स का भार बना वो डबल बना। इसीलिए जीएसटी से गवर्नमेंट के पास ज़्यादा धन कलेक्ट होता है, क्योंकि पहले जो ऐसा था, जो वैट या सेल टैक्स का जो सिस्टम था, वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता था, और जब डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ टैक्स नहीं जाता था। तो अब पता चला कि हम स्टेट गवर्नमेंट को दे ही रहे हैं, प्लस हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर भार टैक्स का ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये सिस्टम है जीएसटी के बारे में। मैं इसलिए थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देके समझाया, ताकि आपकी बातों समझ में आ जाए कि पहले के सेल टैक्स में या पहले के वैट में स्टेट गवर्नमेंट को जाता था, और बाद में जो है वो डायरेक्टली जो है जितना आपको इसको देना है उतना उसको भी देना पड़ेगा। इस तरीके का एक सिस्टम है। हमें जीएसटी को, बहरहाल हमने टैक्स के बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आपको बताया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया। अब हम डिस्कशन हमारा इस टॉपिक पे है, जीएसटी पे है, और जीएसटी पे हम जो है, और अभी हमने आपको बताया कि जीएसटी हमेशा कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस पे। जीएसटी परसेंट या कैलकुलेटेड हम सेलिंग प्राइस पे लगाते हैं। ठीक है? अब जीएसटी के सिस्टम को समझे कि जीएसटी का सिस्टम कैसे है, और कैसे ये आर्टिकल पे जीएसटी लगाती है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाता है, कैसे क्या होता है। इसके थोड़ा सा सिस्टम के लिए समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल
हम इसको दे रहे हैं। सिंपल एग्जांपल आप इसको देखिए। जैसे सिंपल एग्जांपल क्या है? सिंपल एग्जांपल ये है, मैन्युफैक्चरर देखिए, सिंपल एग्जांपल है, सबसे पहले हम 4 स्टेप बनाते हैं। मैन्युफैक्चरर, एक मैन्युफैक्चरर है, एक होता है मैन्युफैक्चर जहां पे बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है सामान की, और एक होता है डीलर, और डीलर के बाद होता है शॉपकीपर। शॉपकीपर के बाद होता है कंज्यूमर। 4 स्टेप हम इसमें बताते हैं। सबसे पहला स्टेप है मैन्युफैक्चर। एक मैन्युफैक्चरर किसी सेविंग मशीन को 12,000 रुपये में सेल करता है। एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर जो है एक सेविंग मशीन को, एक सेविंग मशीन को 12,000 रुपये में क्या करता है? सेल करता है। 12,000 रुपये में सेल करता है। तो 12,000 रुपया जो सेविंग मशीन सेल करता है वो डीलर को करता है। 12,000 रुपया ये सेल किया, तो जो सेल करेगा वही टैक्स लगाएगा। मैन्युफैक्चरर ने सेविंग मशीन को 12,000 रुपया में मतलब किया। अब मान लिया जाए इसका जीएसटी 12% है। कितना है? जीएसटी 12% है। 12% है या 6% मान लीजिए, जीएसटी 6% है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग जो है 12,000 रुपया ये किया। मैन्युफैक्चरिंग ने सेल किया सेविंग मशीन को, डीलर को सेल किया। यानी मैन्युफैक्चरिंग किसको सेल करेगा? मैन्युफैक्चर जो होता है वो सेल करेगा डीलर को, और डीलर सेल करेगा शॉपकीपर को, और शॉपकीपर सेल करेगा कंज्यूमर को। ये है प्रोसेस। मैन्युफैक्चरर सेल करेगा डीलर को, डीलर सेल करेगा शॉपकीपर को, शॉपकीपर सेल करेगा कंज्यूमर को। ये 4 स्टेप में। अब मान लीजिए टैक्स आपका 6% है या 12% है। 12% है, 12% टैक्स है। जीएसटी आपका 12% है, 12%। तो 12% सेल प्राइस पे ही लगेगा, तो आप टैक्स निकाल लीजिए। अमाउंट ऑफ टैक्स, तो अमाउंट ऑफ टैक्स आपका निकलेगा 12% ऑफ 12,000। तो 12/100 इंटू 12,000। ठीक है, तो इससे आपका कैंसिल हो गया। 1,440 रुपीज जो है ये टैक्स और प्लस ये इसका जो दाम, ये दोनों को ऐड कर लेगा, ऐड करके एक डीलर से ले लेगा। यानी डीलर क्या करेगा? सेकंड स्टेप में डीलर क्या करेगा? इसको पे करेगा। डीलर पे कितना करेगा? पे डीलर पे करेगा 12,000, या यहां लिख दीजिए कि टोटल अमाउंट 12,000 और 1,440, तो ये आ गया 13,440 रुपया। ये अमाउंट जो होगा ये कौन पे करेगा? डीलर पे करेगा। डीलर किसको पे करेगा? यानी डीलर क्या करेगा? पे बाय डीलर पे करे कितना रुपीस?
13,440 रुपया पे करेगा डीलर। 440 रुपया ये पे करेगा डीलर मैन्युफैक्चरर को। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में देखिए, सेकंड स्टेप में डीलर अब क्या करेगा, शॉपकीपर को सेल करेगा। तो अब यहां पे एक थोड़ा सा और सिस्टम समझ लीजिए। तो जब डीलर ने 12,000 और प्लस टैक्स दे के लाया, तो अब जाहिर सी बात है डीलर के भी तो बाल बच्चे होंगे। ऐसे आजकल वो आम बोल भाषा में कहते हैं कि भाई हमारे भी तो बाल बच्चे हैं। अगर हम 10 रुपया का सामान लाए हैं, अगर हम 15 में नहीं बेचेंगे, 14 में नहीं बेचेंगे, तो हमारे बाल बच्चों का पालनहार कैसे होगा? तो उसके भी तो बाल बच्चे हैं। तो डीलर भी कुछ प्रॉफिट लेगा, खाली ऐसे डायरेक्टली ऐसे सेवा करता रहेगा? हाँ, तो डीलर भी उस पर प्रॉफिट रखेगा, ठीक है ना। तो डीलर भी जब प्रॉफिट रखेगा, तो मान लिया जाए डीलर सेल किया, डीलर सेल कर रहा है, जैसे 12,000 में खरीदा था, टैक्स की बात हम नहीं जोड़ रहे हैं, टैक्स तो गवर्नमेंट को जाता है। 12,000, उसमें 1,000 रुपया प्रॉफिट रख करके बेच दिया। कितना? यानी 12,000 प्लस 1,000 मान लेते हैं, बाद में देखा जाता है, 13,000 रुपया में सेल कर दिया। तो 13,000 में जो सेल करेगा शॉपकीपर को, इस पे भी जीएसटी 12% है, 12% जीएसटी लगेगा, क्योंकि जो सेल करेगा आप 13,000 पे जीएसटी लगेगा। अब यहां पे जीएसटी 12% ऑफ 13,000, तो ये आपका आ जाएगा 12% ऑफ 30,000, ये कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12×36, 1560 रुपया। अब आप देखिए, अब जीएसटी का रकम 1560 हो गया। अब ये देखिए कि अरे भाई ये तो टैक्स जो है, मतलब जो है पहले टैक्स कितना था जीएसटी 1440 रुपया, और जैसे डीलर साहब ने अपना प्रॉफिट उसमें इंक्लूड किया, तो जैसे प्रॉफिट को इंक्लूड किया तो उसका टैक्स बढ़ गया, 1560 रुपया हो गया। अब आप बताइए, ये जो टैक्स बना है, अमाउंट ऑफ टैक्स 1440 है, ये जो टैक्स बना है ये मैन्युफैक्चरर इसको गवर्नमेंट को पे कर देगा, ये गवर्नमेंट की रकम में जाएगा। और ये इससे लिया डीलर से, और जब डीलर से लिया तो डीलर क्या किया, डीलर ने कितना टैक्स पे किया था 1440, 1440 रुपीज़। तो इतना टैक्स ये पे किया था। अब इसका टैक्स कितना बन रहा, 1560। तो जब 1560 रुपया टैक्स बनेगा और ये बेचा है शॉपकीपर को, इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि डीलर टैक्स कितना गवर्नमेंट के देगा, तो जाहिर सी बात है डीलर ने टैक्स कितना दे के लाया था, 1440, और टैक्स बना 1560। तो 1560 किससे लेगा, शॉपकीपर से लेगा, और 1440 रुपये तो दे के लाया था वो अपने पास रख लेगा, बाकी जो बचेगा वो गवर्नमेंट के खाते में दे देगा, वो भी गवर्नमेंट को जमा करेगा। अब देखिए यहां इसका मतलब अगर हम ये कह दें कि टैक्स पेड बाई डीलर टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा बाई डीलर, है ना। टैक्स पे बाई डीलर कितना टैक्स पे करेगा, 1560 माइनस 1440, इसको घटा दीजिए, तो 1560 और 1440, 120 रुपया ये किसको टैक्स देगा, 120 रुपया डीलर गवर्नमेंट को टैक्स देगा। टैक्स पे बाय डीलर टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को देगा, ठीक है, 120 रुपया। और ये लेगा किससे, और ये टोटल जो 1560 रुपया जीएसटी है और प्लस 13,000, तो इसका टोटल अमाउंट कौन पेड करेगा, तो 13,000, 13,000 और 1560, तो ये आपको ये लेगा किससे पैसा, ये आपका आ गया 14,560 रुपया जो लेगा वो शॉपकीपर से लेगा, शॉपकीपर इसको देगा ना। तो जब शॉपकीपर इसको पे करेगा, यानी पे बाई
शॉपकीपर इसको पे करेगा कितना, 14,560 रुपया पे करेगा। शॉपकीपर इसको 14,560 रुपया पे करेगा, है ना। 14,500 रुपये किसको पे करेगा, डीलर को। और डीलर क्या करेगा कि जो जीएसटी दे के लाया था वो अपने पास रख लेगा, बाकी डीलर के द्वारा जो टैक्स बना है, जो प्रॉफिट बढ़ाया तो उसका टैक्स बना वो गवर्नमेंट को दे दिया। वही सेम प्रोसेस आपका शॉपकीपर का भी रहेगा। शॉपकीपर क्या करेगा, 14,560 रुपया क्या करेगा शॉपकीपर, 14,560 रुपया जो है वो अब ये शॉपकीपर कंज्यूमर को बेचेगा। तो जाहिर सी बात है शॉपकीपर के भी तो बाल बच्चे हैं, वो थोड़ा ना कि जितना खरीद में लाया उतने में बेच देगा, उसके बाल बच्चे क्या खाएंगे, हैं। तो वो भी प्रॉफिट लगेगा। तो मान लीजिए वो भी 1,000 रुपया प्रॉफिट रखा, तो अब ये जो सेल करेगा, इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी, इसका ये खरीदा 13,000 में, तो 13,000 में ये खरीदा और प्लस 1,000 रुपया प्रॉफिट रख लिया, तो 1,000 रुपया प्रॉफिट रखा, इसका मतलब 14,000 ये प्रॉफिट रख लिया। 14,000, 14,000 रुपये ये प्रॉफिट रखा, मतलब 1,000 रुपया मतलब प्रॉफिट रख के 14,000 में बेच दिया। किसको, कंज्यूमर को बेच दिया। जो कंज्यूमर को बेच दिया तब इसका अब इसका टैक्स क्या बनता है, जीएसटी कितना बनता है, 12%। 12% ऑफ 14,000 यानी 12/100, 14,000, तो ये जीरो कैंसिल हो गया, इसका मतलब जीरो 14 दूना 28, 14 करने में 14 16, 1,680 बना जीएसटी। देखिए जीएसटी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कोई भी सामान अगर मैन्युफैक्चरिंग जहां होती है वहां से अगर चलता है और 5 स्टेप डीलर ये जितने स्टेप में जाएगा रीसेल के लिए, उतना गवर्नमेंट को फायदा है, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। ऐसा हो जाए कि जहाँ पे कोई सामान बन रहा है वहीं से डायरेक्टली कंज्यूमर के पास चला जाए, तो डायरेक्टली जब कंज्यूमर के पास चला जाएगा तो बेचारे डीलर क्या करेंगे, उसके बाल बच्चे कैसे कम खाएंगे, हाँ। शॉपकीपर क्या करेगा, वो दुकान कैसे सजाएगा, हाँ। और भी तमाम इसके बीच में रहते हैं। तो डायरेक्टली अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाएगा तो ये जो तमाम टैक्स है ये गवर्नमेंट का आपका बच जाएगा, गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा। भाई आपका तो टैक्स बच जाएगा, डायरेक्टली आपको कितने पैसे में सामान मिल रहा है सब बढ़ता जा रहा है, वैसे डायरेक्टली आपको जहां पे बन रहा है वहां से आपका सस्ता पड़ेगा, है। तो इसलिए आपका ये तमाम स्टेप है, ये गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को बनाया कि ऐसे ऐसे आप काम कीजिए जिससे गवर्नमेंट को टैक्स मिले। देखिए जीएसटी अब देखिए 1,600, आप देखो जैसे जैसे जीएसटी आगे जा रहा है वैसे वो बढ़ रहा है, और लास्ट में ये सब ने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स दिया लेकिन लास्ट में उसकी अदायगी कंज्यूमर ही करेगा। अब देखिए 1,680 रुपया और प्लस कितना 14,000, इसको आप ऐड कर देंगे तो इसकी अदायगी कौन करेगा, कंज्यूमर। इसकी अदायगी कंज्यूमर करेगा लास्ट में, ठीक है ना। तो यानी 14,106.80 प्लस, तो ये आपका आ जाएगा 15,680 जो पेड करेगा, यानी पेड बाई कंज्यूमर। जो कंज्यूमर पे करेगा वो कितना करेगा, 15,680 रुपीज जो पे करेगा वो लास्ट में कंज्यूमर पे करेगा, लास्ट में कंज्यूमर पे करेगा। अब आपको मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ें और समझा दूं तो बात मुकम्मल हो जाएगी। पहले जो सिस्टम था वैल्यू एडेड टैक्स में अभी बताया कि जीएसटी एक तरह का वैल्यू एडेड टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है। इस बात को यहां पे अभी क्लियर हो जाएगा।
पहले इसके पहले जीएसटी से पहले वैल्यू एडेड था, वो भी थोड़ा सा मतलब लोगों पे भार बढ़ा था, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ा लेकिन लोगों का भार बढ़ा, लेकिन जीएसटी और बढ़ गया। मैंने आपको 2-3 चीज़ें एग्जाम्पल समझाया कैसे। देखिए, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। अब जैसे मान लीजिए सेविंग मशीन न्यूटन ने खींच लिया, देखिए सेविंग मशीन को मैन्युफैक्चरर ने 12,000 में सेल किया। सेविंग मशीन को 12,000 में सेल किया, तो जो 12,000 को सिलाई मशीन को सेल किया, अब इसकी वैल्यू बढ़ रही है। देखिए अब यहाँ वैल्यू बढ़ी, 12,000 से इसको सेल किया डीलर ने 13,000 की, इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो जब इसकी वैल्यू बढ़ गई तो भाई गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 1560, पहले टैक्स आपका 1440 था, फिर उसके बाद 13,000 से कितना हो गया? 14,000। ये वैल्यू बढ़ती जा रही थी। वैल्यू एडेड टैक्स, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी उस सिलाई मशीन की, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे गवर्नमेंट का टैक्स, देखिए यहाँ पे टैक्स 1440, यहाँ पे टैक्स 1560, यहाँ पे टैक्स 1680। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे सिलाई मशीन, सेविंग मशीन की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा, और इससे हमारे गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा और हम लोगों का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हम लोगों को उसकी सुविधा प्रोवाइड मिलेगी। एक ह्यूज कलेक्शन, यानी गवर्नमेंट जो इस वक्त जीएसटी के रूप में लेती है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन लेती है इस टैक्स के रूप में, बहुत ज़्यादा अमाउंट गवर्नमेंट को मिलता है, और इसका हमें फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो अब मेरे बात को समझ गए हो कि जीएसटी भी एक तरह का वैल्यू एडेड भी इंक्लूड है। सेल टैक्स में वैल्यू एडेड सिस्टम नहीं था कि एक मरतबा सेल टैक्स 10% लग जाए फैक्ट्री से, तो वही 10%, माने वही 10% सबसे, जैसे मान लीजिए पहले क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग में कोई चीज़ बना, ठीक है, मान लीजिए एक चीज़ बना जिसका दाम 500 रुपया है, मान लीजिए उसका टैक्स 50 रुपया बना, तो 50 रुपया जो टैक्स बने मैन्युफैक्चरर ने डीलर को दिया, तो डीलर 50 रुपया उसको दे दिया मैन्युफैक्चरर को, और डीलर ने शॉपकीपर को दिया, तो शॉपकीपर से भी वो 50 रुपया ले लिया। नहीं समझे बात? फिर शॉपकीपर ने कंज्यूमर को दिया, फिर कंज्यूमर ने भी 50 रुपये दे दिया। यानी वही जो सेल टैक्स वहाँ लग जाता था, वही जो टैक्स लगता था, लास्ट में कंज्यूमर उसको पे कर, भले से 4 स्टेप में जाता था, 1 2 3 4 स्टेप के बाद कंज्यूमर के पास आता था, लेकिन वही टैक्स देना पड़ता था, बढ़ता नहीं था। और ये किस तरह से एक डेंजरस हमारे लिए है और गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा है कि ये वैल्यू जैसे वैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा। इसीलिए ये वैल्यू जीएसटी भी, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जीएसटी क्या वैल्यू एडेड टैक्स है, तो आप 100% लिख दीजिएगा जीएसटी इज आल्सो वैल्यू एडेड टैक्स। क्या लिखेंगे? जीएसटी इज आल्सो वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है। तो अब मेरा ये तमाम सिस्टम जीएसटी के कॉन्सेप्ट के बारे में था, और आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर कोई कंफ्यूजन होगा या सस्पेंस होगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।